अच्छा, माइक अलो नहीं है। ठीक है ठीक है, मैं अलो कर देता हूँ सबको। ठीक है भाई, सबके पास माइक अलो हो गई। आवाज सर आ रही है। स्क्रीन शेयर यस हो सर, रही है। आवाज आ यस सर। यस सर, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। चलिए शाबाश, बताएं लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। एनीवन, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था। नहीं मालूम? क्यों, आप लोग क्लास में मौजूद नहीं थे? भाई मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कशन चली थी तकरीबन 2 घंटे। अगर आप लोगों को याद हो कुछ तो हम आगे चले। कुछ याद आ रहा है? यस हेलो। सर। भाई स्टडी को टाइम दो, स्टडी को टाइम दो। आपको कुछ नजर नहीं आएगा आगे, बस जो आपके पास मौजूद है वही आपको नजर आएगा। आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। फाइनेंस को बेहतर तरीके, जो बेसिक मैथमेटिक्स यूज होती है उसकी हाव न होना लाजमी है। वहां से एक आइडिया बन जाता है कि हमें मुख्तलिफ रास्ते जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। मु- आप उनको अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं, मैं उनको पास कहता हूँ। नॉलेज ही हमें अपॉर्चुनिटीज देती है। चले हम आते हैं टॉपिक की तरफ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और ये क्या होता है भाई, दिस इज द पार्ट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसमें हम एनालाइज करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं फाइनेंस को विद द यूजेज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है। और उसमें हमने सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ आप लोगों को। प्रिंसिपल अमाउंट के बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भाई व्हाट इज बेसिकली इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड देन सिंपल इंटरेस्ट के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बेसिकली कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग।
What is that basically? The continuous compounding can be thought of as occurring infinite number of times. It can be computed by the following formula. भाई कंटिन्यूस कंपाउंडिंग मतलब एक ऐसी कंपाउंडिंग जो कंटिन्यूसली हो रही हो इनफाइनाइट टाइम्स के लिए, मतलब बस वो ग्रो ही ग्रो हो रही हो। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं where is the tool to edit एक मिनट। यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं चीजों को। और so let's say for this one is the compounding amount, okay? And this one is the interest rate which you want to compound, and this complete formula is called a continuous compounding amount formula. You can see as a P means principal amount, इसको मिटा देता हूं, and there is the exponential function means there is the some such kind of phenomena जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही हो। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि इस तरह का कर्व कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है भाई। अब ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ का मतलब है कि आप कंटिन्यूअसली जो है वो किसी चीज को कंपाउंड कर रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो। ठीक है, हम एग्जाम्पल पे आते हैं, ये आपको बात समझ में आ जाएगी। एंड टी इज द टाइम पीरियड। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल है कि कंप्यूट द ग्रोथ in the $10,000 investment which earns interest at 10% per year over the period of 10 years। 10 सालों के लिए आपको 10% पर ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो भाई इसकी कंटिन्यूअस जो ग्रोथ है उसको कंप्यूट करो। सर तो वेरी जी बेटा, सर स्टूडेंट्स को ऐड कर दें। हाँ मैं ऐड करता जा रहा हूँ। सही, थैंक यू। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट हमारे पास जो है वो 10% पर ईयर है, और पीरियड भी जो है वो हमें टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो भी 10 ईयर्स है, और इंटरेस्ट रेट भी ईयर वाइज डिफाइंड है। तो अब यहाँ पे हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट और जो टाइम पीरियड है, मतलब वहां पे हम एन कह रहे थे और यहाँ पे हम उसको टी कह रहे हैं इस फार्मूला में, क्योंकि थोड़ा सा फार्मूला चेंज है तो हम इसीलिए वेरिएबल्स को चेंज करते हैं ताकि दोनों चीजें मिक्सअप ना हो जाए। यहाँ पे हम टी कह रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की ममासलत के हिसाब से चलती हैं, आई एंड एन। अगर आई डिफाइंड है ईयर्स में तो एन भी डिफाइंड होना चाहिए ईयर्स में। अगर ये क्वार्टरली डिफाइन किया हुआ है तो एन को भी क्वार्टरली डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही पर ईयर के हिसाब से हैं, तो यहाँ पे हम एज इट इज वैल्यू रखेंगे। आई इज 0.1, टी मीन्स नंबर ऑफ पीरियड्स मीन्स 10 years, and P is a principal amount, that is this one, investment, initial investment। तो आप सिंपली इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास जो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग अमाउंट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा आफ्टर 10 years? ये मिलेगा $27,183। ये आपकी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ग्रोथ होगी।
Is that clear? बात समझ में आ रही है? बेटा या तो मैं आप लोगों की माइक म्यूट कर दूं क्योंकि आप में से कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा, ना सवाल का जवाब दे रहा है। यस सर। सर समझ यस आ सर रही है आ तो यहाँ पे नोट देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग. If we compute the interest by using different frequency, we get the following. Simple interest in 10 years rise the amount to 20,000. अब ये थोड़ा सा पैरामीटर हम चेंज करके चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे वो चीजें लिखी हुई हैं. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सिंगल पेमेंट कंप्यूटेशन का. सिंगल पेमेंट कंप्यूटेशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि भाई मुझे 10 सालों के बाद जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो 100 रुपीज मिलेगा एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर. तो बताओ मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था. एक तो तरीकेकार ये है कि मैं कहूं कि भाई आई एम यूजिंग माई प्रिंसिपल एट सम
T3 आपके पास होगा 121 रुपीज फॉर द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के हिसाब से आपके पास जो प्रिंसिपल होगा वो 121, और इस पे जब आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10% 121 का? 131। ठीक। सर ये 11 वाला फिर से बताएं, ये कैसे आया 11? आप 10% कर रहे हो ना, 10% तो 110 हो गया, उसके बाद 120 होगा ना सर। ये 11 वाला आप फिर से बताएं एक दफा। बेटा 100 में आपने 10 रुपीज ऐड किए, कितना बना? 110। 110 का 10%, 110 का 10% जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा? वन 110 का 10% कितना मिलेगा? 11 रुपीज। सर कैसे करेंगे कैलकुलेट? भाई हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है सर 111 भाई? ठीक है, ओके ओके ओके। और वेरी सिंपल वन यार। तुम कल आना। दिस वन इज वेरी सिंपल, इसके लिए परेशान ना हो। ओके सर। यहाँ पे आते हैं। अब बात सुने गौर से, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या सिंपली हम इसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, और उसको पी को हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट। पी इज अ इन्वेस्टमेंट, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्टिंग में वो कितनी है? 100 रुपीज। और हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट कितना दिया जा रहा है? 10%। ठीक है, 10% दिया जा रहा है। और कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जा रहा है? 5 ईयर्स के लिए। अब हम इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे पर ईयर के हिसाब से। साल के तौर पे हम कहते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज दिस इज फॉर द ईयर, एंड दिस इज फॉर द investment, and this is for the interest, sorry, this is for the earned interest। एक तो है इंटरेस्ट रेट, दूसरा है अर्न इंटरेस्ट, मतलब जो अमाउंट आपको मिला उस इंटरेस्ट रेट पे एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब आपके पैसे पे जो आपको दूसरा पैसा मिल रहा है, ऐसे समझे। एंड दिस वन इज द कंपाउंडिंग अमाउंट पर ईयर। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट ईयर रो, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है? 100 रुपीज। यस सर। और फर्स्ट ईयर पे आपको कितना परसेंट मिल रहा है? 10%। 100 को मल्टीप्लाई करें 10% के साथ। अब 10% का मतलब है 10/100। ठीक है भाई, तो कितने बचे? 10 रुपीज। हाँ, तो एस का मतलब है इन्वेस्टमेंट प्लस दैट अर्न इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट प्लस आई। तो टोटल कंपाउंडिंग अमाउंट कितना बना? 110। सर एन का मतलब क्या है 110 सर? सर। जी बेटा, सर एन का मतलब? एन मीन्स टोटल टाइम पीरियड।
एक स्कीम होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोन दिया जाता है या कोई आप इन्वेस्टमेंट कोई प्लान कर रहे होते हैं या कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उसमें आप एक डेडलाइन रखते हैं ना कि इतने तक मैं ये काम चलाऊंगा, या आपको इतने सालों के लिए लोन दिया जा रहा है, तो टोटल टाइम पीरियड दैट इज कॉल्ड एंड। आगे बात समझ में? ओके सर। अब सेकेंड ईयर के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। अब ये नहीं होगी, अब आपके पास जो कंपाउंडिंग अमाउंट वाला अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे यहाँ पे आप यूज करेंगे 110। अब इस पे आप इंटरेस्ट, क्योंकि आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 110। अब इसका आप 10% निकालें, 10% मीन्स 10/100। ये 0 0 के साथ कैंसिल, ये 0 0 के साथ कैंसिल, कितना बचा? 11 रुपीज। अब कंपाउंडिंग अमाउंट कितना होगा? 110 एंड 11 121। ये फर्स्ट ईयर में आपको ये इंटरेस्ट आपने अर्न किया, सेकेंड में सेकंड ईयर में आपको ये 19 से इंटरेस्ट। मल्टीप्लाई क्यों किया है? जी बेटा, मैं कह रहा हूँ सर सेकंड ईयर में 11 आपने से 19 से 11 मल्टीप्लाई किया क्यों है। किया 10 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है? है? सेकंड ईयर में 19 को आपने मल्टीप्लाई क्यों किया है 110 से? नहीं 10 है, वो 19 को 19 10 है वो। भाई ये 19 नहीं है, नहीं है, नहीं है, 19 नहीं है, 10 है। ये जो जिसको आप कह रहे हैं ना 19, ये 10 है, ठीक है, 10/100, दिस इज 10%, सही। 121। फिर आप आएंगे थर्ड ईयर पे, थर्ड ईयर पे आएंगे तो अब आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 121 होगी, जिस पे आप प्रॉफिट नहीं इंटरेस्ट अर्न करेंगे। और 121 पे अगेन 10% निकालेंगे, तो 121 पे जो आपको 10% मिलेगा वो मिलेगा 12.1। ठीक है, तो 12.1 एंड 121 कितना होगा? वन 130। नहीं 131 क्यों होगा भाई? 21 एंड 12 33। 32 33.1। इस तरह से आप साइकिल चलाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये कॉलम, इस कॉलम का मतलब है कि आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, और इस कॉलम का मतलब है कि आपके पास कंपाउंडिंग अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होता जा रहा है। और ये आपकी, ऐसे समझे, ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, अब वो यही इन्वेस्टमेंट इस पूरे प्रोसेस से गुजर के दोबारा रिपीट हो रही है। मतलब ये एक किस्म की साइकिल है, यू कैन सी, ठीक है, इस तरीके से। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। आते हैं यहाँ पे। सो भाई, अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट बात जो वहां पे डिस्कस करनी थी वो इस फार्मूले के बारे में डिस्कस करनी थी, ताकि आप लोगों को ये याद करना ना पड़े, आप ये बात समझ लें। हाँ भाई, अब आप देख रहे होंगे कि वहां पे हम लिख रहे हैं कंपाउंडिंग अमाउंट का फार्मूला, एंड दैट इज इक्वल टू P प्लस
I for the first year for 1 year period, उसके लिए आपके पास ये फार्मूला आ रहा है। 1 साल की मुद्दत के लिए जो कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला बनेगा वो ये है। अब ये है क्या बेसिकली, यहाँ पे आप जो है P, इसको आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में ये थी, सेकेंड ईयर में ये थी, थर्ड ईयर में क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा ख्याल रखें, यहाँ पे ध्यान रखें कि भाई मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पी की वैल्यू क्या रखी थी, 100 फर्स्ट ईयर वाले कॉलम में, और सॉरी रो में। मेरे साथ बात करते चले, कोई भी एक स्टूडेंट मेरे साथ बात करता चले, ताकि चीजों को मैं ज्यादा कोशिश करूंगी क्लियरली एक्सप्लेन करता जाऊं। 100 हाँ। फर्स्ट ईयर की फर्स्ट रो में जो पी की वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 100 को हम कहते हैं पी। अब उसके बाद फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, 100 इंटू 10%, और 10% क्या है बेसिकली, आई। ठीक, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 10% को लिख सकते हैं आई, और 100 को लिख सकते हैं आई इंटू पी। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 110, और इस 110 को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंडिंग अमाउंट। इज दैट क्लियर? ओके, अब जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट बन रही है, वो कितनी बन रही है, सेकेंड रो में 110, और 110 ये वही वाला है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली और इस 110 को हम यहाँ पे क्या कह चुके हैं, दिस इज अ पी प्लस आई पी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि लेट अ न्यू पी, हम कोई स्टाइलिश टाइप की पी बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह की, जो कि इससे थोड़ा अलग नजर आए। हम कहते हैं लेट दैट स्टाइलिश पी इज इक्वल टू पी प्लस आई पी, मीन्स द न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर सेकेंड ईयर। तो अब हम सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंडिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम पाथ को फॉलो करेंगे कि भाई ये जो हमारे पास न्यू पी है, फॉर एग्जांपल प्लस आई स्टाइलिश पी इज इक्वल टू नाउ एस। अब हम जानते हैं कि इस स्टाइलिश पी की वैल्यू ओरिजिनली क्या है, दैट इज अ पी प्लस आई पी। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, तो इसकी जगह पे हम वैल्यू रखेंगे भाई पी प्लस आई। बात आ रही है समझ में, पी प्लस आई। आप इसको इस जाविये से देखें, इस नजरिए से देखें, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम दिस इज द कंपाउंड अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, दिस वन इज द फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, और यहाँ पे हम रखेंगे आई एज इट इज सेम, और फिर स्टाइलिश पी की वैल्यू पी प्लस आई पी। दैट इज इक्वल टू दी, इसको आप कह सकते हैं S1, इसको हम कह सकते हैं S2। तो अब S2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे P प्लस आई पी जो है वो कॉमन है, आप कॉमन निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स ही हैं। आई यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, आई इज द इंटरेस्ट रेट, एंड दैट इंटरेस्ट रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं P प्लस आई पी हमने कॉमन, अच्छा P प्लस आई पी में P भी कॉमन है,
तो हम क्या करेंगे, p को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, क्योंकि यहाँ से p प्लस आई पी कॉमन निकला तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे i बचा, अगेन 1 प्लस आई। तो ये हमारे पास आ गया p इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? Yes. दैट इज इक्वल टू S2। अब S1 को अगर आप देखें तो S1 से अगर आप p कॉमन निकालें तो ये क्या बन जाएगा, अगर यहां से p हम कॉमन निकाल लें, p इंटू, यहां से अगर हम p कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, 1 प्लस आई पावर 1। तो यहाँ पे आप देखें कि ये S1 था, मींस फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंडिंग अमाउंट था, तो यहाँ पे पावर 1 आ रहा है। S2 के लिए सेकेंड ईयर के लिए जब हमने कंप्यूट किया तो यहाँ पे पावर क्या आ रहा है, 2। तो अब आप इसको एज अ सीक्वेंस वाइज ले सकते हैं कि जो पावर है वो टाइम पीरियड के साथ इक्वलेंस रिलेशन में चल रहा है, कि अगर टाइम पीरियड 2 ईयर है तो वहां पे पावर 2 होगा, अगर 3 ईयर है तो वहां पे पावर 3 होगी, 4 ईयर है तो वहां पे पावर 4 होगी, अगर n ईयर्स हैं तो वहां पे पावर क्या होनी चाहिए, And n होनी चाहिए। तो इसीलिए हम कंपाउंडिंग अमाउंट का जनरल फार्मूला जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, एस एन इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई पावर n। दिस इज फॉर द n years formula. Is that clear now? yes. चले हम अभी अटेंडेंस का टाइम हो गया, अटेंडेंस लगा लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हाँ भाई, एमटी स्टूडेंट्स, Yes. बेटा 49, Yes, sir. हाँ बेटा, कितने प्रेजेंट है, All are present. ऑल आर प्रेजेंट। Yes, sir. अच्छा, आप लोगों को कितनी क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक? मेरे ख्याल में आप लोगों की आज कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए ना।
IMT? यस सर, सारे प्रेजेंट है सर। आप लोगों की क्लासेस कम क्यों हुई IMT वालों की? MT वालों की 30 है, आप लोगों की 29 है। सर 28 है ना, अभी आप लगाएंगे 2 की तो 30 हो जाएगी टोटल। अभी मैंने एक अटेंडेंस लगा दी है तो 29 हो गए, उनकी 30 हो चुकी है, आपकी 29 है। आई डोंट नो कि क्या इशू है, 39 हो बाद में गई। चेक करते हैं, बाद में चेक करते हैं। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, ऑन कर देते हैं। सो अब सारा फार्मूला जो था वो हमने डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली कंपाउंडिंग अमाउंट का जो है वो एन टाइम पीरियड्स के लिए किस तरह से हम इसको ड्राइव कर रहे हैं और उसका क्या मतलब है इन एक्चुअल, वो तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली। और उसी तरह से यहाँ पे भी ड्राइव किया हुआ है, नोट्स में आप देख सकते हैं। तो कहीं पे भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, हर एक चीज जो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इसको एक खास नाम से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, जो यहाँ पे यूज हो रहा है, कंपाउंड अमाउंट में जो टर्म यूज हो रहा है, कौन से वाला, ये वाला, यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से कंपाउंड अमाउंट में कंटिन्यूअसली ग्रोथ आ रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड फैक्टर। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट फैक्टर। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज दैट $1,000 is invested in a saving bank which earns interest at the rate of 8% per year compounded annually. If all interest is left in the account, what will be the account balance after 10 years? सिंपल सी बात है, आपको पर ईयर 10% इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि 10 साल के बाद कितना अमाउंट होगा। 10 साल के बाद इस $1,000 की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने $1,000 रख के छोड़ दिया इस स्कीम के हिसाब से, वेरी सिंपल, दिस इज द केस ऑफ कंपाउंडिंग अमाउंट। सो हमारे पास कंपाउंडिंग अमाउंट का फार्मूला अवेलेबल है, दिस वन। Yes. यहाँ पे दिस इज पी, सिमाल वाली पी, मैंने स्टाइलिश पी इसीलिए बनाई थी ताकि आपको सिमाल पी की इन एक्चुअल मीनिंग का पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप $1,000 जो है इससे सिंपली फार्मूला में पुट कर रहे हैं, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इज 8% पर ईयर एंड टोटल टाइम पीरियड कितना है, 10 ईयर्स, एन की वैल्यू 10 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि भाई 10 साल के बाद हमें हमारी जो 10 इस $1,000 की जो वैल्यू होगी, 10 साल पहले ये 1,000 था, लेकिन 10 साल के बाद इस इंटरेस्ट रेट पे ये हो जाएगा $2,158.92। मतलब ये आप क्या कर रहे हैं, आप एक अमाउंट को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे अमाउंट में with the help of time and interest rate, time and interest rate, time period and interest rate। ठीक है, सो ये क्या हुआ, यहां से क्या पता चला हमें, यहां से हमें ये पता चला कि ये जो कंपाउंडिंग अमाउंट है
This is basically the function. This is the function of two variables, interest rate and time period. We can design such kind of models. अब भाई हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके बाद से प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटेशन के लिए। जैसे मैं सिंगल पेमेंट के बारे में बात कर रहा था आपसे, अब आ जाते हैं उसी प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में कितनी अननोन चीजें हैं? 1 2 3 एंड 4। तो अगर 4 अननोन्स हैं, टोटल अननोन्स कितने हैं? 4 हैं। अगर 4 में से 3 नोन हो जाए तो आप फोर्थ वाली क्वांटिटी इजीली मालूम कर सकते हैं। अननोन क्वांटिटी आप मालूम कर सकते हैं। अगर 3 नोन हो जाए 4 में से, तो सिंपल हो। तो यहाँ पे भी यही है भाई कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कंपाउंडिंग अमाउंट दे देता हूं, मैं आपको इंटरेस्ट रेट बता देता हूं, मैं आपको टोटल टाइम ऑफ पीरियड बता देता हूं, आप मुझे प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अगर 4 में से 3 चीजें आप मुझे दे रहे हैं तो इक्वेशन है, तो मैं इक्वेशन में इजीली कंप्यूट कर सकता हूँ सिंपली, क्योंकि P इज अ नंबर, I इज अ नंबर, N इज अ नंबर, S इज अ नंबर। सो नंबर्स के साथ हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मुझे P मालूम करना है तो मैं इसको दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा 1 + I पावर n के साथ। तो मेरे पास P का फार्मूला ये बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूटेशन। बात आ रही है समझ में? यस सर। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर है ही नहीं मीटिंग में। कहाँ गए हैं सर? आई वो थिंक लाइट पूछ चली ले। गई। किससे? सर सर आप कहाँ चले गए सर?
यार सर नहीं है। नजीबुल्ला सर आप कमांडो। नजर नहीं आ रहे सर। सलाम वालेकुम सर, कहाँ हैं आप? रिएक्ट। सर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा सर। चश्मा पहन ले। नजीबुल्ला नजीबुल्ला चुप हो कमांडो। जाएगा। अबे जी से नाम नहीं आता, जे से आता है, जे से। नजीबुल्ला तेरी तरह ये भी अनपढ़ है। नजीबुल्ला नजियो बुल्ला में फर्क होता है भाई। अजीबुल्ला। यार दुआ करो यार, फिजिकल क्लासेस हो। ज्यादा मजा आएगा फिजिकल में तुम्हारे साथ। रियल कमांडो। आ, उबैद। आवाज आ सर रही है? आगे, सर आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? अच्छा बैठे हुए हैं ना, ठीक है। सारे हैं सर, कुछ चले हैं। असल में सर बीच में आवाज नहीं आ कॉल रही आ गई। आपकी। सर आवाज स्लो आ रही है। आवाज आ रही है अभी? कम आ रही है, सर कम बहुत सर। कम कम आ रही है आवाज। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अब बताओ, अब आवाज आ रही है? सर सर बहुत सर स्लो वेरी है। स्लो। सर सही आ रही है। ओके। सर स्लो है थोड़े से। कुछ स्लो है सर। वेरी ये स्लो सर। खामोश हो जाएं। मोबाइल पे कनेक्ट है लैपटॉप, इंटरनेट जो है हॉटस्पॉट के थ्रू, तो बीच में कॉल आ गई थी, इस वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, घर से कॉल हो गई क्योंकि कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तो अटेंड करना वो जरूरी थी। अल्लाह That's आसानी fine. करे। आमीन। सो यहाँ पे हम आते हैं भाई, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट वैल्यू के लिए एग्जांपल है, अ पर्सन कैन इन्वेस्ट मनी इन सेविंग अकाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। दी पर्सन, अब आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये तमाम टर्म्स जो मैं डीपली एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, दे आर द पार्ट ऑफ एग्जाम आल्सो। एक चीज जो नोट्स में डिस्कस कर रहे हैं और दूसरी चीज जो मैं नोट्स से एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ एग्जाम। The person wishes to deposit a lump sum at the beginning of year and have that sum grow to $20,000 over the next 10 years. How much money should be deposited? How much amount of money should be invested at the rate of 10% per year compounded quarterly if the compound amount is 20,000 after 10 years? हाँ, अगर कंपाउंड अमाउंट आपका 20,000 है 10 साल के बाद, तो बताओ आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो आप सिंपली ये फार्मूला यूज करेंगे, कुछ और नहीं। सिंपली इस फार्मूले में एस इज द कंपाउंडिंग अमाउंट, और कंपाउंडिंग अमाउंट आपके पास यहाँ पे $20,000 है, और आपके पास जो है एन की वैल्यू जो है वो 10 ईयर्स है, एंड इंटरेस्ट रेट इज 10%, लेकिन क्वार्टरली। अब क्वार्टरली तो इससे
ये ईयर के हिसाब से बताया गया है यहाँ पे, तो इसको आप क्वार्टर में चेंज करेंगे। 10% को ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, बताओ? 2.5%, 2.5% पर क्वार्टर इंटरेस्ट रेट होगा। और आपके ईयर्स कितने हैं? 10, तो 10 ईयर्स में टोटल क्वार्टर कितने होंगे? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 40। 40। 40। यहाँ पे आपके पास, तो आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली डिफाइंड है तो आपके पास टाइम पीरियड भी क्वार्टरली होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट भी क्वार्टरली होना चाहिए। तो सिंपली आप ये तमाम चीजें इस फार्मूला में पुट करेंगे। जी बेटा। ये 10/4 क्यों किया? 10/4 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है पर ईयर। क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट रेट। पर हाँ, इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है पर ईयर, और कहा जा रहा है कि इसको क्वार्टरली कंपाउंड करें, या ये कम क्वार्टरली जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो अब एक साल में कितने क्वार्टर होंगे भाई? 4। तो इंटरेस्ट रेट है पूरे ईयर के लिए, तो ईयर के लिए दिया हुआ इंटरेस्ट रेट हम क्वार्टर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर के साथ डिवाइड करेंगे सिंपली। ओके सर। तो आपके पास ये जाके अमाउंट बनता है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो ये था। ये अमाउंट अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट होगा तो आपको 10% पे आफ्टर 10 ईयर्स कंपाउंड अमाउंट ये मिलेगा 20,000। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट, ये एक एग्जाम्पल है, ये आप इसको एज अ होमवर्क ले सकते हैं। A person wishes to invest $10,000 and wants to investment and wants the investment to grow 20,000 over the next 10 years. At what annual interest rate the required amount is obtained, assuming annual compound. अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट। मतलब 3 चीजें आपको दी जा रही हैं, एक चीज आपसे पूछी जा रही है। यू कैन यूज द फार्मूला। अपनी बंद रखते हैं। हाँ भाई, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स। तो व्हाट इज दैट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट? Effective interest rate means the earned interest, earned compounded interest. The stated annual interest rate is usually called, for example, अगर आप कहीं पे जैसे हम कह रहे हैं 10% पर ईयर, 10% क्वार्टरली कंपाउंडेड। अब ये जो 10% हम यूज कर रहे हैं
जो कि अभी कंप्यूट नहीं हुआ, जो अभी आपने कंपाउंड नहीं किया, जस्ट एक नंबर है, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल रेट, जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरेस्ट एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। Interest comes more frequently than interest is greater than, फॉर एग्जाम्पल एक जो है जो सालाना बेसिस पे आप कंपाउंड कर रहे हैं, और एक दूसरा इंटरेस्ट है जो साल में आप मतलब क्वार्टरली फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो हम क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो ज्यादा होगा जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसको कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, एंड देन अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। So these are the two rates. One type of the rate is the nominal rate, and the second type of the rate is the effective interest rate. So for this, there is the formula, there is the correspondence के दो इंटरेस्ट रेट्स बराबर होंगे कब, जब उनका कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो, सॉरी कंपाउंड अमाउंट बराबर हो। दो इंटरेस्ट रेट तब बराबर कहलाएंगे जब उनके दो इंटरेस्ट रेट, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स तब बराबर होंगे जब उनका कंपाउंडिंग अमाउंट बराबर हो। And we know that this one is the formula of compounding amount. One is this one, right hand side is the compounding amount, just like quarterly, more than one time in a year. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I divided by M, and what is that I is the interest rate, and what is that M is the number of period or year. So we know that previous example में हमने देखा कि 10% ईयरली था, लेकिन हमें क्वार्टरली कंपाउंड करना था, तो हम 10 को डिवाइड कर रहे थे 4 से। तो ये क्वार्टरली का मतलब क्या है कि आप इंटरेस्ट रेट कंप्यूट कर रहे हो, ठीक है। एक साल में 4 मरतबा आप कंपाउंडिंग प्रोसेस जो है, कंप्यूटिंग प्रोसेस जो है, उसको आप रिपीट कर रहे हो मोर देन वन टाइम। तो ये राइट साइड होगी आपकी, कौन सी चीज हो गई है, थ्योरी में होगी ये वाली चीज, मोर फ्रीक्वेंटली। और लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो गई पर ईयर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आल्सो अ कंपाउंडिंग अमाउंट, यू कैन से, जिसको हम एस कह रहे थे। दिस वन इज आल्सो कंपाउंडिंग अमाउंट फार्मूला, एंड दिस वन इज आल्सो कंपाउंडिंग अमाउंट फार्मूला। तो लेट आर इक्वल्स द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे जो आर है उसको हम फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं दिस इज द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, एंड आई इज द नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट, and M is the number of compounding period per year। पर ईयर के हिसाब से आप कितने, फॉर एग्जांपल मैं मंथली कंपाउंड करना चाहता हूँ इंटरेस्ट रेट। कोई कह रहा है कि भाई मैं हर 2 महीने बाद इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना चाहता हूँ। इंटरेस्ट कंपाउंड मतलब जो है वो स्कीम ऐसी कि भाई हर 2 महीने बाद आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल के साथ ऐड होता जाएगा और आपको नेक्स्ट इंटरेस्ट उस एडिशन पे, उस सम पे मिलता जाएगा। और एक कह रहा है कि नहीं, मैं साल में सिर्फ एक बार इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा और वही इंटरेस्ट फिर इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करके नेक्स्ट ईयर के लिए फिर कंप्यूट करूंगा। साल में एक साइकिल, साल में 4 साइकिल्स, साल में 12 साइकिल्स, साल में एक साल में 6 साइकिल्स। अब ये जो एक से ज्यादा साइकिल्स हम परफॉर्म कर रहे हैं इसको हम कह रहे हैं राइट हैंड साइड यहाँ पे। तो दिस वन इज द सेम फार्मूला, इसको हम कम अमाउंट फार्मूला ही कहेंगे। तो ये दो इंटरेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट्स हैं। वन इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एंड सेकेंड वन इज द
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। मैं इन दोनों को यहां से लेके यहाँ पे, अब ये दोनों बराबर कब होंगे? जब इनके अकॉर्डिंगली, इनके करेस्पॉन्डिंग जो हमें कंपाउंडिंग अमाउंट मिले वो बराबर मिले। अगर ये दोनों कंपाउंडिंग अमाउंट्स बराबर हैं तो दीज टू इंटरेस्ट रेट्स आर आल्सो इक्वल। ये तमाम थ्योरी फार्मूला यही बता रहा है, नथिंग एल्स, बट दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट सपोज मैं एक साल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं आर और आई के दरमियान एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं फॉर द फर्स्ट ईयर। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूंगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, p इंटू 1 प्लस आर, और p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा, p में कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 1 प्लस आर। तो 1 प्लस आर 1 जो है हम दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, आर, और राइट हैंड साइड पे ये बचेगा। तो नाउ दिस इज द एस्टेब्लिश्ड relationship between effective interest rate and nominal interest rate. Is that clear? Hello. Yes, sir. यस भाई मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ। चलो कि आप लोगों का जो ये सर जो आप कर रहे हो ना, वो वहां से पता चल रहा है कि बात आपको थोड़ी पहले नहीं पड़ी। हाँ भाई, स्क्रीन आपके पास आ गई है, व्हाइट स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. अच्छा आप देखें यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग अमाउंट शो हो रहे हैं। पहले ये समझो, हमें पता है कंपाउंडिंग अमाउंट का फार्मूला हमने पढ़ा था अभी अभी, वो क्या था, दैट वाज p इंटू 1 प्लस आई पावर n। ये था आपका कंपाउंडिंग अमाउंट का फार्मूला। अब ये जो फार्मूला है, दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर ऑल सिचुएशंस। यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो ईयरली है या मोर देन 1 टाइम इन अ ईयर है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन कर रहे हैं। एक है हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जिसको हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल आई, और दूसरा हमारे पास है आर। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से दूसरे वाले के वजह से कहेंगे क्या, नॉमिनल तो आई को कह रहे हैं और आर को? दैट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आ रही बात समझ में? हेलो, Yes. यस यस सर। सर। फॉर एग्जांपल जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो साल में एक से ज्यादा मर्तबा हम कंप्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्वार्टरली कंप्यूट कर रहे हैं। तो क्वार्टरली कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट हमारे पास गिवन होता है उसको डिवाइड करते हैं 4 के साथ। करते हैं कि नहीं करते? जी सर करते हैं। करते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं क्वार्टरली नहीं है, मंथली है, तो मैं मंथली कंपाउंड करना है भाई ये इंटरेस्ट, तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट रेट को किससे डिवाइड करूंगा, 12 से।
तो ये जो डिवीजन में आने वाला नंबर ये चेंज हो रहा है ना मेरी प्लानिंग के हिसाब से। जी हाँ, तो इस चेंज होने वाले नंबर को हम कह रहे हैं एम। क्या कह रहे हैं? एम। कि भाई ये जो इंटरेस्ट रेट कंपाउंड किया जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सम टाइम, वो टाइम जो है क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, बाय क्वार्टरली हो सकता है, हाँ, सेमी एनुअली हो सकता है, तो उसको हम एम नाम दे देते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट किसी टाइम पीरियड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली, सेमी एनुअली या मंथली के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है इंटरेस्ट रेट, तो लाजमी जो टोटल टाइम पीरियड है वो भी उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन किया होना चाहिए। अगर क्वार्टरली है तो टोटल टाइम पीरियड ईयर्स में जो डिफाइन किया हुआ है उसको भी हमने फिर क्वार्टरली में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हमारे पास टोटल ईयर्स जो है वो एन है, तो उसको हम एम पार्ट्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज एन इंटू एम। एन इंटू एम। ये यहां तक बात समझ में आ गई होगी? जी सर। ओके। सो अब कंपाउंड अमाउंट, फॉर एग्जांपल नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास है वो आय है, और हम कह रहे हैं कि ये जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ये साल में एक से ज्यादा मर्तबा या एम मर्तबा कंप्यूट किया जा रहा है। तो इस इंटरेस्ट रेट को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं S1। तो इसका फार्मूला क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फार्मूला ये होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल इनटू 1। अब यहाँ पे आई नहीं रखेंगे हम, क्योंकि ये एक से ज्यादा मर्तबा ईयर में कंप्यूट किया जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे आई डिवाइडेड बाय एन, एम। और इसकी पावर जो एन है, अब ये एन जो है ये भी इन टर्म्स ऑफ एम एक्सप्रेस होना चाहिए, क्योंकि आई जो है वो इन टर्म्स ऑफ एम एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ ईयर्स और टाइम पीरियड भी इन टर्म्स ऑफ एम एक्सप्रेस होना चाहिए। इसकी जगह पे पावर पे एम की जगह पे रखेंगे एम इंटू एन। ठीक है, जिस तरह हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं भाई, उसी तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ रहे हैं कि भाई साल में ये जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है ये वन टाइम कैलकुलेट किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे S2 इज इक्वल टू P वन प्लस आई, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हम आर ही रखेंगे, पावर एन, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वार्टरली, कोई सेमी एनुअली, कोई मंथली नहीं कहा जा रहा। अब कहा ये जा रहा है कि ये जो दो इंटरेस्ट रेट्स हैं आई और एम, ये इक्विवेलेंट होंगे या बराबर होंगे कब? जब इनके कंपाउंडिंग अमाउंट्स बराबर हों, जब S1 बराबर हो S2 के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों नंबर्स हैं, फार्मूला से हमें ये दोनों नंबर्स देंगे। अगर ये दोनों नंबर्स बराबर हैं तो फिर लाजमी ये भी नंबर्स बराबर होंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने आर लिखना था, हमने क्या लिखना था? आर। हुआ भाई? अगर ये कंपाउंडिंग अमाउंट्स बराबर हैं तो इंटरेस्ट रेट्स भी बराबर होने चाहिए। भाई मैं नहीं आ रहा आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बात करना चाहते हैं सिप्तेन? यार, क्लास हो रही है, बाय मिस्टेक माइक खुला हुआ नहीं होगा। आ सकता भाई, ये बात। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, S1 और S2 बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू 1 प्लस I ओवर M पावर MN इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R पावर N।
हम ऐसे लिखेंगे, इफ दिस रिलेशन इज ट्रू देन आई इज इक्वल टू आर। अब यहां से सर, क्या कर रहे हैं हम सर। हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं आर और आई के दरमियान। तो उसके लिए हम क्या कह देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि लेट सपोज कि ये इन्वेस्टमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए है, और ये कंपाउंडिंग अमाउंट्स n इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब टोटल टाइम पीरियड जो है वो 1 ईयर है। तो ये पी आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे n 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास m। तो यहाँ से आप 1 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर ले, यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास आएगा r रिजल्टेंट में, और लेफ्ट साइड पे आपके पास बचेगा 1 प्लस i डिवाइडेड बाय m पावर में n तो 1 हो गया, तो m इंटू 1 m, और जो 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया या यहाँ से जो आपने 1 शिफ्ट किया राइट साइड से लेफ्ट साइड पे, वो यहाँ पे आएगा। तो अगर टाइम पीरियड अगर हम आइडेंटिकल रखते हैं या इनिशियल रखते हैं n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के दरमियान रिलेशनशिप निकल रहा है वो ये निकल रहा है। दिस इज जस्ट लाइक दैट। इज दैट क्लियर नाउ? सर, आर को क्या कहते हैं आप? सर आर इज द बेटा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ओके सर। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एन्युटीज का। यहाँ पे देखें क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है, एन एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ पीरियडिक पेमेंट्स, पीरियडिक इक्वल पेमेंट्स। अब मिसाल के तौर पे भाई आप कोई सेविंग कर रहे हैं, आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि मैं हर महीने जितने भी मेरा खर्चा है उसमें से मैं 10 रुपए सेव करूंगा, 10 रुपीज सेव करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाखों करोड़ों के मालिक हैं तो आपके लिए ये बात बिल्कुल मजाक का केस होगी कि यार 10 रुपए में, मतलब मैं 1 लाख रुपए डेली मंथली बेसिस पे सेव कर सकता हूँ। तो हैविंग अमाउंट ऑफ मनी वो आपको इम्पोर्टेंस बता रही होती है चीजों की। और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर हम जेन्युइनली देखें या साइंटिफिकली देखें
अगर कोई बंदा 10 रुपए सेव कर रहा है दैट इज आल्सो कॉल्ड सेविंग, अगर कोई 1 लाख सेव कर रहा है दैट इज आल्सो सेविंग, देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर सेविंग्स। ठीक है, बोथ आर सेविंग्स। इसको प्राउड फील नहीं करना चाहिए और इसको दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यहां पे हो रही है पीरियडिक इक्वल पेमेंट्स के बारे में। भाई मैंने एक माइंड बनाया है कि मैं 2026 में 2026 के जैन से लेकर दिसंबर तक मैंने एक प्लान बनाया है कि मैं 10 रुपए हर महीने की लास्ट डेट पे सेव करता जाऊंगा। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक सीरीज वाइज सेविंग प्लानिंग है और मैं हर महीने की लास्ट डेट पे 10 रुपए ही सेव करूंगा, ना कम ना ज्यादा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम एन्युटीज कहते हैं। इस तरह की पेमेंट को, इस तरह की सेविंग को, तो an annuity is a series of periodic payments, example monthly car payment, regular deposits to saving accounts, insurance payments, जो फिक्स हो और उसके लिए कोई टाइम पीरियड हो, सीरीज हो, एक पैटर्न हो, फिक्स पैटर्न। अब यहाँ पे जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स है उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर के साथ उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीरीज ऑफ पेमेंट्स फर्स्ट महीने के लिए R1, R2, R3, तो इस सबको मिला के हम कह रहे हैं कैपिटल आर। अब बात यहाँ पे ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटीज। एक तो सिस्टम हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं दैट इज अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने कोशिश करते हैं कि नोट्स पे आ जाए। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। अब देखें, अब इसको हम एज एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, एक बंदा है जो कि 1000 रुपीज पर मंथ किसी एप्लीकेशन में सेव कर रहा है और उस एप्लीकेशन ने एक प्लान दिया हुआ है कि पर ईयर 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा आपको, आपकी सेविंग पे, आपकी एन्युटीज पे पर ईयर। अब वो प्लान जो है, वो जो आपने किसी एप्लीकेशन पे बाय किया है, या फॉर एग्जांपल ये जैसे जेज कैश है, इजी पैसा एप्लीकेशन से, इन पे जाके देखें तो अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये 5 साल के लिए ये माइंड बना रहा है, 5 ईयर्स के लिए। तो इसके पास 5 स्लॉट्स होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, माइंड कुछ और सोच रहा है और हाथ कुछ और लिख रहा है, फोर्थ, फिफ्थ। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर्स की स्कीम है। अब ये बंदा जब 1000 रुपीज फर्स्ट ईयर, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर की एंडिंग पे
दिसंबर की एंड डेट पे फॉर एग्जाम्पल इसने 1000 रुपीज जमा करवाए। अब इसके पास इंटरेस्ट अर्न करने के कितने चांसेस होंगे? फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग डेट पे, इस एंडिंग पे नहीं, स्टार्टिंग। 10%. हाँ बेटा, 10%। नहीं, 10% नहीं, अब ये कंसेक्यूटिव यही अमाउंट, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी इसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, थर्ड में भी मिलेगा, फोर्थ में भी मिलेगा, एंड फिफ्थ में भी मिलेगा। तो इसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हो गई? नेक्स्ट 4 इयर्स तक ये इस 1000 पे इंटरेस्ट अर्न करता रहेगा। ठीक है। अब जब सेकेंड ईयर पे आए तो अगेन इसने 1000 रुपीज की बुनियाद आ रही है बात समझ में? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे ये देखें, अब फर्स्ट ईयर वाली स्लॉट में जब मैंने 1000 रुपीज सेव किए तो मुझे कितने नेक्स्ट 4 इयर्स तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, नेक्स्ट 4 इयर्स तक। ठीक है, हर साल के बाद, मतलब सेकेंड ईयर में मुझे कितना मिलेगा? 10 रुपीज। ये हो जाएगा 110 रुपीज। ओ सॉरी, 1000। अच्छा 1000 है ना, 10% हमारे पास 100 आएगा, 1100 रुपीज। ये हो गया आपके पास सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट। फिर आएंगे थर्ड ईयर पे, तो थर्ड ईयर पे इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? 100, 1100 का 10%, 110 रुपीज। ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। आपकी जो फर्स्ट स्लॉट है वो हमेशा ग्रोइंग रहेगी। एन्युटीज जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो हमेशा फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करेगी, इंटरेस्ट जनरेट करेगी बनिस्बत दूसरों के। आ रही है बात समझ में? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? No, sir. क्या समझ में नहीं आ रहा? ये क्या किया? यहाँ पे हमने क्या किया? ठीक है, एन्युटीज के बारे में जो हमने डिस्कस किया वो समझ में आया था? जी। हाँ, चले बताएं क्या समझ में आया था? व्हाट डू यू मीन बाय द एन्युटी? एन्युटी को हम एक प्रोसीजर कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें इक्वल पेमेंट्स किसी खास पैटर्न के थ्रू
से फर्स्ट ईयर वाली स्लॉट में भी सेविंग के लिए सिर्फ 1000 वो डिपॉजिट करेगा, सेकेंड ईयर की स्लॉट में भी 1000 डिपॉजिट करेगा, थर्ड ईयर की भी 1000 1000 1000। अब जो फ्यूचर वैल्यू होगी इस एन्युटी की, दिस इज द एन्युटी। ये जो डिसिप्लिन्ड सीरीज वाइज पेमेंट की जा रही है, दिस इज कॉल्ड द एन्युटी। अब फ्यूचर वैल्यू जो होगी वो होगी उस स्कीम पे, वो क्या है, वो 10%। अब यहाँ भी जैसे फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होगी इस सेविंग की, फ्यूचर वैल्यू जो होगी वो बाकी स्लॉट से ज्यादा होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर की स्लॉट के लिए टोटल टाइम पीरियड है 5 इयर्स। टोटल मिला के हमारे पास इंटरेस्ट रेट का टाइम पीरियड है टोटल 5 इयर्स। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड 5 इयर्स है, लेकिन ईयर वाइज स्लॉट्स बनाई गई हैं। तो फर्स्ट ईयर वाली स्लॉट में जो उसने सेविंग अमाउंट रखा है उसके लिए उसके पास इंटरेस्ट अर्न करने के चांसेस कितने हैं, वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकता है, थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट वो गेन करेगा, फोर्थ ईयर का भी इंटरेस्ट वो गेन करेगा, फिफ्थ ईयर का भी वो गेन करेगा। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर वाली स्लॉट पे आ जाएंगे तो फर्स्ट ईयर ऑलरेडी पॉलिसी का जो जो आपने स्कीम बनाई थी उसमें फर्स्ट ईयर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये लॉक हो गया। अब आपके पास सेकेंड ईयर में जो एन्युटी है, जो अमाउंट है, जो सेविंग अमाउंट आपने रखा है, उस पे आपके पास फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, जिसको हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉलिसी और गिवन स्कीम। स्कीम इज 10% पर ईयर एंड टोटल टाइम पीरियड इज 5 इयर्स। तो इसके लिए अब क्या होगा, सेकेंड ईयर वाली स्लॉट के लिए थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट रेट मीन्स ओनली 3 टाइम्स, सम जो होगा वो 3 टाइम्स इंटरेस्ट ये कैलकुलेट कर सकता है। I1, I2, I3। अब जब आप थर्ड ईयर की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने आएंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लॉक हो गए। अब थर्ड ईयर के लिए जो जो आपके पास एन्युटी है उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट ईयर्स, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। तो यहाँ पे आपके पास सम ये रिड्यूस होता जाएगा। यहाँ पे आपके आपके पास जो सम होगा वो 2 ब्रैकेट्स का होगा सम। यहाँ पे जो मैं ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ इसका मतलब है कि फोर्थ ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कितना मिला, फिफ्थ ईयर के हिसाब से कितना मिला, उनको सम कर रहे हैं। सिमिलरली लेकिन जो लास्ट ईयर वाली स्लॉट है उसमें जब आप सेविंग रखते हैं तो इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, वो एज इट इज होगी, क्योंकि इससे आगे कोई ईयर तो है नहीं कि हम उसकी उस बेसिस पे इंटरेस्ट रेट इसमें ऐड करें। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू लास्ट ईयर की वाली स्लॉट की हमेशा फ्यूचर जो लास्ट लास्ट जो स्लॉट होगी उसकी जो सेविंग जो आप उसमें करेंगे या जो पेमेंट करेंगे उसकी फ्यूचर वैल्यू एज इट इज रहेगी। उसमें आप कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि फिफ्थ के बाद सिक्स्थ नहीं है, फर्स्ट के बाद सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, लेकिन फिफ्थ के बाद सिक्स्थ अलो नहीं है। टाइम पीरियड टोटल 5 इयर्स। इज दैट क्लियर नाउ? सर फर्स्ट वाले में तो 4 होनी चाहिए ना, फिर आपने 2 लिखी हुई है। मैंने लिखी 2 समझाने के लिए भाई, ठीक है, ठीक है। होनी 4 चाहिए, यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसको अमाउंट को मिटा देता हूँ। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई, ये एक ब्रैकेट हो गई आपकी
प्लस ये आपकी दूसरी ब्रैकेट हो गई, तीसरी ब्रैकेट हो गई, और ये चौथी ब्रैकेट हो गई। ठीक है, अब आप एन्युटी एंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी को समझ सकते हैं। ये जो कॉलम है ये मोहम्मद माज सिद्दीकी साहब अभी आ रहे हैं। ये जो कॉलम है दिस इज कॉल्ड एन्युटी, और ये जो कॉलम है दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes. यस सर। गुड। चलिए हम आते हैं। सर इतना बहुत है आज के लिए सर। यस सर, थक गए। अच्छा, टाइम भी हो गया। टाइम हो गया। जी सर टाइम भी हो गया है। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये इसके एग्जाम्पल करेंगे। और ओके। ये मैथ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का ये लास्ट टॉपिक है एन्युटीज का। इसके बाद फिर हम जो है आपके कोर्स का कंप्लीटली लास्ट टॉपिक जो होगा वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स होगा, उसके टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज। ओके सर। Sir, ठीक है, next उसके class बाद आपका Monday को ओके है सर। ना? आपकी क्लास कल भी है बेटा, वेडनेसडे पे 9 to 11। क्यों sir? सर कल तो डे है। हाँ, क्योंकि मंडे पे थी, मंडे पे वो एक्सचेंज हो गई थी लीनियर अलजेब्रा की क्लास, जो है वो मैडम सिद्रा ने आप लोगों की कंडक्ट की थी, याद है? जी। हाँ, तो मंडे में जो उन्होंने क्लास कंडक्ट की थी वो मेरी क्लास थी 9 to 11, लेकिन फिर हमने एक्सचेंज कर ली। जी बेटा, 11 से 1 है। 9 से 11। ठीक है, 9 to 11 है। ओके इज दैट सर। क्लियर? ओके सर। Okay sir. गुड। लगे नहीं ओके थी सर। अल्लाह हाफिज। आपको हम एब्सेंट कर दें? सर स्लाइड शेयर कर देना सर। हाँ, वो बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं। अब रिकॉर्डिंग वाली लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, वहां से देख लो, कोई मसला थोड़ी है। अब फाइनल की अच्छे से तैयारी करना। फाइनल में हिंट वगैरह ये मुझसे नहीं होता, ये चीजें ना किया करें। सर मिड में तो पास कर दें। जी सर मिनट में पास कर देगा। मिड वाले पेपर यस देखे सर, मजा नहीं है पास बिल्कुल कर भी। दें। यस सर, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फिजिकल क्लासेस नहीं लिए थे, उस वजह से पास कर फाइनल देना में सर अच्छी तैयारी प्लीज। करो, सर पास कर तैयारी दीजिएगा करो भाई, सर। तैयारी करो। सर फाइनल में अच्छा कमबैक होगा सब्जेक्ट है। सर। और सर मैं अब बड़ी ईद के बाद होगा। Sir सर आप उसमें से slides मैं तो भी हूँ share सर। कर दे, फिर करेंगे ना तैयारी। अच्छे से तैयारी करो। सर कमबैक सर कुर्बानी मांगता है। कमबैक मास्टर्स में होगा। सर आग लगाने की पेट्रोल महंगा हो गया। मेहनत नहीं करोगे इसलिए फीसेस पे करनी पड़ेंगी, इसलिए मेहनत करो। सर नो पेन नो गेन। सर अभी तो पास कर दें सर।
नो पेन विथआउट कैन। कमांडो, रियल कमांडो। सर क्लास खत्म हो गई, लीव कर दें क्लास? जी बेटा। सर आपने पेपर चेक कर लिए? क्या बोले बसाम भाई, क्या कह रहे हो आप? अल्लाह हाफिज। जी साईं, जी साईं। भाई मैं कराची में हूँ, अल्लाह नवाबशाह में। हाफिज।